सुनते ध्यान से, ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, आपको ध्यान से लेबलिंग देखनी है। क्लियर? सुनिए ध्यान से। हमारे पास न्यूरॉन को बोला जाता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसा यूनिट है बताइए? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूरॉन है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि हमारे पास न्यूरॉन जो होते हैं वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ब्रांच स्ट्रक्चर है। इनके पास दो पार्ट होते हैं, एक साइटोन का पार्ट होता है और एक हमारे पास जो क्या होते हैं प्रोसेसेस निकले होते हैं। प्रोसेसेस दो तरीके के हैं, एक कुछ इस तरीके के प्रोसेसेस और एक कुछ इस तरीके के प्रोसेसेस निकल रहे हुए हैं। क्लियर? हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो बीच वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं साइटोन। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? साइटोन। क्लियर? और आपको ये जो नजर आ रही है ब्रांच स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं डेंड्रॉन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। अब सुनिए ध्यान से, डेंड्रॉन हमारे पास क्या होते हैं? एक छोटी सी ट्री होती है, स्मॉल ट्री होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉल ट्री क्या है हमारे पास न्यूरॉन के अंदर, तो स्मॉल ट्री किसका नाम बोला गया है? डेंड्रॉन का। इस स्मॉल ट्री के पास कुछ स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ऐसे कई सारे इनके अंदर ब्रांचेस नजर आ रहे हैं। हर एक ब्रांचेस को हम इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनके पास? डेंड्राइट्स बोलते हैं। यानी डेंड्राइट्स जो होती है ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है? आपको कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? ये ब्रांच दिखाई दे रही है। पहला पॉइंट ये बात याद रखनी है। दूसरा सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि अगर इस डेंड्रॉन के अंदर की बात करेंगे तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? आपको साइटोप्लाज्म नजर आते हैं, तो साइटोप्लाज्म हर जगह नजर आएंगे। यानी यहां पर क्या होते हैं कि साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म हर जगह नजर आ रहे हैं। ये साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है? हर जगह नजर आ रहे हैं। यानी न्यूरॉन के हर एक जगह पर हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं बताइए? साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। अब हमने ये कहा कि न्यूरोप्लाज्म को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने ये कहा कि अगर कोई भी साइटोप्लाज्म यहां पे नजर आए डेंड्रॉन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डेंड्रोप्लाज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? यानी इनके अंदर क्या होती है कि ब्रांच स्ट्रक्चर हो ही रहे हैं, दूसरा इनके पास क्या पाया जाता है? डेंड्रोप्लाज्म पाए जा रहे हैं। डेंड्रोप्लाज्म क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि इनके अंदर क्या है? कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर भी हमें नजर आएंगे, जैसे न्यूरोफाइब्रिल्स हम बात करते हैं। ठीक है? माइक्रोफाइब्रिल वगैरह जैसे नहीं होते, यहाँ पे भी होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रिल। यहाँ न्यूरोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। ये हमारे पास ये न्यूरोफाइब्रिल्स है, ये न्यूरोफाइब्रिल्स है, ये न्यूरोफाइब्रिल्स है। न्यूरोफाइब्रिल्स हर जगह नजर आ रहे हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स हर जगह नजर आ रहे हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स हर जगह नजर आ रहे हैं। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि इनके अंदर एक न्यूक्लियस बड़ा सा पाया जा रहा है। इनके अंदर एक न्यूक्लियस यहाँ पे बड़ा सा पाया जा रहा है। साइटोन के अंदर क्या नजर आया मुझे बताइए? न्यूक्लियस नजर आया। क्लियर? तो यानी साइटोन के अंदर जो जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो बातें हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्लियर? जैसे साइटोन के अंदर क्या नजर आ रहा है बताइए? यहाँ पर न्यूक्लियस जो होती है सेंटर में पाई जाती है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनके अंदर के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं बताइए? न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? हम न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास साइटोन का एक और बॉडी का नाम है। ठीक है? इसको कई जगह पे इनको हम बोलते हैं सोमा बॉडी। क्या बोलते हैं? सोमा बॉडी बोलते हैं। या फिर इसी का एक नाम और है पेरिकैरियन। इनका एक नाम और है, क्या नाम है? पेरिकैरियन। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास इनके साइटोप्लाज्म के अंदर हमने क्या देखा कि इनके अंदर न्यूरोप्लाज्म बोला, और न्यूरोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर और नजर आती है। ठीक है?
छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, उनको हम निसेल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी इनके अंदर क्या होते हैं, एक छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। वो ग्रेन्यूल्स कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इनके अंदर छोटे छोटे क्या नजर आ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। आप हमें बताइए ग्रेन्यूल्स कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? ग्रेन्यूल्स कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं? साइटोन में नजर आ रहे हैं और कहाँ पे, डेंड्रॉन में नजर आ रहे हैं। क्लियर? यानी निसेल्स ग्रेन्यूल की सबसे खास बात यह होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस किस रीजन में पाए जाते हैं, एक साइटोन रीजन में पाया जा रहा है और एक डेंड्रॉन में रीजन में पाए जा रहे हैं। कभी भी एक्सॉन में आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पर निसेल्स ग्रेन्यूल मिल रहा हो। समझ आई बात? यानी निसेल्स ग्रेन्यूल कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, एक्सॉन वाले रीजन में एब्सेंट होते हैं। क्लियर? और कहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं बताइए, डेंड्रॉन में प्रेजेंट हो रहे हैं और कहाँ पे, साइटोन में प्रेजेंट हो रहे हैं। निसेल्स ग्रेन्यूल क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके पास साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के ऊपर क्या होते हैं कि छोटे छोटे हमारे पास राइबोसोम्स के यूनिट जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है? वो ग्रेन्यूल्स के ऊपर जाकर के एडहेयर हो जाते हैं। एडहेयर होने का मतलब क्या है, ये छोटा सा ग्रेन्यूल्स था, इस ग्रेन्यूल्स के ऊपर क्या हुए, छोटे छोटे राइबोसोम्स आकर के यहाँ पर आ गए। क्लियर? अब इसके अलावा भी एक अलग से क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो भी इनके ऊपर आकर के एडहेयर हो जाते हैं। एडहेयर होने के बाद एक स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके का बना लेते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो ग्रे कलर का दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है? इसका रीजन मैं बताऊंगा ग्रे कलर क्यों बोल रहा हूं मैं। ठीक है? ये ग्रेइश अपीयरेंस दे रहे हैं, और यही ग्रे कलर दिखाई देने की वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया, निसेल्स ग्रेन्यूल। क्लियर? जब हम आपको ग्रे मैटर व्हाइट मैटर पढ़ाएंगे तब इसका महत्व आपको समझ में आएगा। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा कि ये हमारे पास जो निसेल्स ग्रेन्यूल होते हैं वो किस किस चीज में मदद करते हैं। तो निसेल्स ग्रेन्यूल मदद हमारे किस में करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। किस में मदद कर रहा है बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस। अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जितने भी नर्व सेल्स आपको दिखाई देते हैं, न्यूरॉन, उनकी रिपेयरिंग में ये मदद करते हैं। सेल रिपेयरिंग में किस में मदद कर रहे हैं, ये सेल की रिपेयरिंग में मदद करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये निसेल्स ग्रेन्यूल क्यों क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे हम आपको बताना जा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, निसेल्स ग्रेन्यूल है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, निसेल्स ग्रेन्यूल कहाँ पे एब्सेंट है बताइए, एक्सॉन वाले रीजन में। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ पे साइटोन और डेंड्रॉन के बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे, आपको लिखवाएंगे। व्हाइट बोर्ड पे लिखना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें लिखनी है अभी, तो इनके बारे में एक एक वर्ड हम लिखवाएंगे हर जगह पे। क्लियर? फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेबलिंग करना सीख रहे हैं अभी। ये हमारे पास क्या नजर आया आपको, न्यूक्लियस नजर आया। यानी न्यूक्लियस कहाँ पे नजर आ रहा है हमारे पास बताइए, साइटोन में नजर आ रहे हैं, वो भी सेंटर में। ठीक है? यानी हमारे पास नर्व सेल्स के अंदर जो साइटोन पाए जाते हैं, साइटोन के सेंटर पे ही हमारे पास क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अगर न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर का भी स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आना चाहिए। माइक्रोफिलामेंट, आपको याद आ रहा है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के अलावा इनके पास सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं। क्लियर? जब बच्चा पैदा होता है, ध्यान सुनिएगा, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उनकी जो न्यूरॉन सेल्स होती है उनके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उससे पहले हमारे बच्चे के अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ठीक है? सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं तो दो तीन चीजें हो सकती हैं। क्लियर? नर्व सेल्स के अंदर क्या हो सकती है, उसका डिवीजन पॉसिबल है। क्लियर? आफ्टर बर्थ की नहीं बात कर रहे हैं, बिफोर बर्थ की बात। ठीक है? बिफोर बर्थ सेंट्रियोल हमारे न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसलिए तीन चीजें पॉसिबल है। पहली चीज क्या है कि उस नर्व सेल्स का डिवीजन होना पॉसिबल है। अगर डिवीजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि रिपेयरिंग भी जरूरी होगी। ठीक है? रिपेयरिंग होगी तो सेल का इलोंगेशन होना भी बहुत पॉसिबल है। ठीक है? और ये सेल डिवीजन अगर हो रही है तो इनका ग्रोथ होना भी पॉसिबल है। चार चीजें हो सकती हैं बर्थ से पहले। यानी न्यूरॉन का अगर डेवलपमेंट होना होता है तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है? डिवीजन होना होता है तो होगा, और उनके अंदर अगर क्या हो रहा है कि रिपेयरिंग की प्रोसेस हो रही है तो होगी, ग्रोथ होगी। क्लियर? बट हमारे पास क्या, आफ्टर द बर्थ, डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन में पूछा गया नीट का ही, डायरेक्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट पॉसिबल आफ्टर द बर्थ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है? न्यूरॉन अगर बर्थ के बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या चीजें पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो यहां पे क्या चीजें पॉसिबल नहीं है, इलोंगेशन पॉसिबल नहीं है। समझ आई बात? उसका आंसर क्या था,
न्यूरॉन सेल्स का इलोंगेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि इस साइटोन की बात करेंगे तो पहला एक छोटा छोटा प्रोसेसेस बताया, और ये जो डेंड्रॉन है वो इफरेंट नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? इफरेंट नेचर की होती है या अफरेंट? अफरेंट लेकर के आ रहे हैं, यही बात याद रखनी है। कल की ही बात तो याद दिला रहे हैं, समझ बात। यानी डेंड्रॉन किस नेचर की होती है बताइए? अफरेंट या इफरेंट बताइए? एफरेंट नेचर की, क्योंकि मैसेज लेकर के आ रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, सारे न्यूरॉन का नेचर कैसा हो सकता है? एक न्यूरॉन का नेचर कैसा हो सकता है? अफरेंट। अफरेंट भी हो सकता है, इफरेंट भी हो सकता है। ये आ रही है, ये तो लेकर के भी तो जा रही है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। कई बार ऐसे आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि अब ये जो लॉन्ग वाली प्रोसेसेस आपको नजर आ रही हैं, इस लॉन्ग वाली प्रोसेसेस का नाम क्या है बताइए? इस लंबे वाले प्रोसेस का नाम क्या है? एक्सॉन है। बोलिए। एक्सॉन से पहले जो हमारे पास साइटोन यहाँ पे आकर के हाई लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हाइलॉक। ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो रीजन आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हाइलॉक बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एक्सॉन हाइलॉक क्या है? ये साइटोन का ही पार्ट है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्सॉन हाइलॉक क्या कहाँ होती है। ठीक है। तो नाम से अब हमारा आधा से ज्यादा जिंदगी सेटिंग में बैठ रही है। क्लियर। तो हम लोगों को लगता है कि एक्सॉन हाइलॉक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्सॉन में। गलत है। ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ क्या? साइटोन। ये साइटोन का ही पार्ट है। ठीक है। जहां से एक्सॉन एराइज होता है। फिर से बोले, एक्सॉन हाइलॉक इज अ पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम विच एक्सॉन इज एराइजेस। ठीक है। जहां से एक्सॉन क्या हो रहा है? एराइज हो रहा है तो साइटोन का ही पार्ट। यानी एक्सॉन हाइलॉक क्या है बताइए? ये साइटोन का वो पार्ट ऑफ साइटोन। ठीक है। फ्रॉम वेयर एक्सॉन एराइज, जहां से एक्सॉन क्या होता है? एराइज होता है। दूसरी बात समझेंगे, अभी बनाना नहीं है, रुकिए सुन लेते हैं। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि एक्सॉन हाइलॉक की सबसे खास बात क्या है? सबसे ज्यादा सोडियम आयन की जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, फिर से बोले, सबसे ज्यादा सोडियम वोल्टेज गेटेड जो चैनल है वीजीसी, क्लियर, सबसे ज्यादा यहीं पे पाई जाती है, यानी मैक्सिमम नंबर में। दूसरा पॉइंट, एक्सॉन हाइलॉक का सबसे पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम नंबर पे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है? एक्सॉन हाइलॉक में सबसे ज्यादा। क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि, सुनिए ध्यान से, एनसीईआरटी ने सबसे बुरी बात यह की है, बिना वोल्टेज गेटेड चैनल के, बिना लिगेंड गेटेड चैनल के कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ा डाला है पूरा का पूरा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब पता नहीं किस हिसाब से पढ़ाया है और किस हिसाब से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। क्लियर। इसने पूरा का पूरा क्या पढ़ा है? नर्व इंपल्स का कंडक्शन पढ़ा डाला बिना इस चीज का। बहुत महान किताब है वो। ठीक है। जबकि इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी तरीके से नर्व इंपल्स का कंडक्शन पढ़ लेना। क्लियर। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं चीज के बारे में अच्छे से बताएंगे, तब आपको क्या होगा कि फील आएगा कि नर्व इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है, तब वहां पे आपको समझ में आता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या? सोडियम गेटेड चैनल जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जा रही है, तो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होगा? यहीं पे होगा। यानी हमारे पास क्या होता है कि जो मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वोल्टेज कहाँ पे जनरेट होगा बताइए? यहीं पे जनरेट होगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सोडियम चैनल कहाँ पे पाई जा रही हैं? यहीं पे पाई जा रही हैं। सबसे दूसरी खास बात, हमारे एक्सॉन में यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, फिर उसके बाद एक्सॉन रीजन में सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सोडियम आयन के चैनल जो होते हैं सब जगह कैसी होती हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका। क्लियर। तो यानी क्या है, सब जगह पे मतलब क्या है कि अगर ये हम एक्सॉन बताएंगे तो बाहर की तरफ कैसा चार्ज? पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव। यह हमेशा रेस्टिंग कंडीशन में होती है। क्लियर। जब कभी भी हमें स्टिमुलस मिलता है, क्या मिलता है बताइए? जब कभी भी स्टिमुलस मिलता है तो ये डीपोलराइज्ड हो जाती हैं। हो सकता है एक आयन, दो आयन, तीन आयन हो। क्लियर। तो ये डीपोलराइज होंगी तो इनकी पोलरिटी क्या हो जाती है बताइए?
चेंज हो जाती है। क्लियर? माइनस वाला ऊपर जाएगा, प्लस वाला नीचे आएगा। ये अभी कहानी हमें नहीं समझना, हमें ये कहानी समझना है कि एक्सॉन के अंदर अब हमारे पास सारे के सारे जो चैनल होते हैं आयंस, वो एक जैसे ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आता है एक्सॉन के अंदर, ये हमारे जो एक्सॉन के अंदर जो पाई जा रही है यहाँ पे साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। बोलिए, बात सही है? यानी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होती है। अब एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन आपको बताई गई, क्लियर? वो जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन बताई गई, इनके इनके मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे बताइए? इनके मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा बोलेंगे। बोलिए, एक्सोलेमा किसे कहते हैं? एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। हम दो चीजें बताएंगे आपको, एक्सोलेमा, न्यूरोलेमा, माइलिन शीथ, इन सब में डिफरेंस है। समझ रहे बात? हाँ, डिफरेंस कैसे है ध्यान सुनेंगे। ये एक्सॉन है, एक्सॉन की अंदर जो साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है आपको? एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट दिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, आएगा भी, हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या पाए जाते हैं? माइलिन शीथ पाई जाती हैं। क्या पाई जा रही है बताइए? माइलिन शीथ पाई जा रही है। किस तरीके की माइलिन शीथ? ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास माइलिन शीथ है, ये हमारे पास माइलिन शीथ है, ये हमारे पास माइलिन शीथ है। क्लियर? यानी ये वाली जो आपको बताई गई, ये हमारे पास कैसी शीथ है बताइए? इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। इसको हमने यहाँ पे बोला माइलिन शीथ। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ बनाता कौन है? वही श्वान सेल बनाएगा। कौन बनाएगा? यानी ये हमारे पास कौन बनाता है? श्वान सेल बनाएगा। क्लियर? या यहाँ पर एक और क्या पाई जाती है, कुछ इस तरीके की न्यूक्लियस भी इनके अंदर नजर आती है, देखने को मिलेंगे, या इसी का दूसरा नाम है स्वान सेल। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इनका दूसरा नाम है स्वान सेल न्यूक्लियस। इनका दूसरा नाम क्या है? स्वान सेल न्यूक्लियस। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो माइलिन शीथ आपकी बनाई गई, ये किसने बनाया? स्वान सेल ने बनाया। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है कि इसके माइलिन शीथ क्या आपको रेगुलर दिखाई दे रही हैं? नहीं। ठीक है, यानी बीच बीच में क्या आ रही है? गैप आ रही है। दो माइलिन शीथ के बीच में ये जो गैप आपको नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। इनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। क्लियर? इनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। अब हम आपको समझाएंगे नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है एक्चुअल में। क्लियर? जहां पे क्या होता है कि माइलिन शीथ बनती है, माइलिन शीथ बनाने का तरीका अभी आपको 20 मिनट बाद समझ में आएगा। माइलिन शीथ किस तरीके की होती है? ये एक तरीके की स्फिंगोलिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अ टाइप ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या होता है? जैसे कि ये हमारे पास एक्सॉन हुआ, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ कैसे बनता है? जैसे कि मोमबत्ती की जो कैंडल होती है, क्लियर, वहां की जब मोमबत्ती पिघलती है तो वहां पे जो व्हाइट व्हाइट कलर के निकलते हैं, क्लियर, तो वो जो वैक्स होती है उसी के ऊपर ये आकर के कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाती है। कैसी रिंग बनाती है? कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाती है। तो वो इरेगुलर मैनर में, जैसे यहाँ पे गिराया हमने माइलिन शीथ, अब ये माइलिन शीथ यहाँ पर कवरअप किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, फिर यहाँ से माइलिन शीथ फिर कवरअप किया। यानी जहां पे माइलिन शीथ नहीं पहुंच पाती वहीं पे नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं। बस में आई? यानी जहां पे माइलिन शीथ स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर पाता वहीं पे नोड्स ऑफ रेनवियर बनते ही हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट हमें यह करना है कि यहां पर इनके ऊपर एक कवरिंग आपको और चढ़ाई जाती है, एक कवरिंग आपको और चढ़ाई जाती है। वो कवरिंग क्या है? ध्यान से देखेंगे, ये कवरिंग है। ये कवरिंग आपको कुछ इस तरीके की, क्लियर, इसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। इनको हम क्या बोलते हैं? अब समझ में आया माइलिन शीथ, न्यूरोलेमा, एक्सोलेमा क्या है डिफरेंस?
यानी क्या है कि एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। उसके ऊपर किसकी कवरिंग चढ़ी हुई है, माइलिन शीथ की। माइलिन शीथ के ऊपर किसकी कवरिंग चढ़ी हुई है। सबसे ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजन क्या पॉइंट होता है कि लोगों को लगता है कि सर यहाँ पे क्या पाई जा रही है, न्यूरोलेमा के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्या नोट्स ऑफ रेनवियर। कभी भी नहीं, न्यूरोलेमा के बीच में कभी भी गैप आया ही नहीं। समझ रहे बात हमारी, न्यूरोलेमा के बीच में कभी भी गैप आया ही नहीं, वो कवरिंग पूरी की पूरी चढ़ी हुई है। कवरिंग किसकी किसके बीच में गैप दिख रहा है बताइए हमारे पास, माइलिन शीथ के बीच में। यानी ये नोट्स ऑफ रेनवियर क्या है, गैप बिटवीन माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ के बीच में जो बताई जा रही वो गैप है। समझ आई बात। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, यहां पे क्या पाई जा रही है, ये जो हमारे पास डेंड्रॉन रीजन नजर आ रहे हैं, क्लियर। अब ये जो यहां पर ये इंड हो रहे हैं, इंड जहां पे भी हो रहे हैं, एक चीज और खास बात होती है क्या, डेंड्रॉन के या साइटोन के किसी भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सेल ऑर्गेनल तो हर जगह पाए जाते हैं, बट एक्सॉन के अंदर, ध्यान सुनिएगा, एक्सॉन के अंदर कुदरत ने सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही ज्यादा दिया है। बस उसने कुदरत से सिर्फ और सिर्फ ये मांगा कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करना है नर्व इंपल्स का, और मुझे किसी भी सेल ऑर्गेनल की जरूरत नहीं है। इसलिए कुदरत क्या करता है कि एक्सॉन के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल गायब कर देता है, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेशियम चैनल और हमारे पास सोडियम चैनल, कोई भी आयंस जो चैनल प्रोटीन पाए जा रहे हैं वो सब के सब कहां पे पाए जाते हैं, एक्सॉन में ही, क्लियर। अब दूसरी बात एक भी और सुनेंगे, हमने ये कहा कि माइलिन शीथ एक तरीके का क्या है कि स्फिंगोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड। किसी भी आयंस को तो वो तो अंदर ही नहीं आने देगा ना। एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हमेशा इम्परमिएबल होता है आयंस के लिए, क्या मेरी बात सही है, नहीं सही है, फिर से सुननी है एक बार ध्यान से। जब हम आपको सेल पढ़ाएंगे तो सेल में सेल मेम्ब्रेन आता है, सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड बाई लेयर की होती है, तो जो लिपिड्स होती है वो किसी भी आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है और वाटर के लिए, याद आ रही है। इसलिए कुदरत उसको क्या करता है कि बहुत सारे एक्वापोरिन्स यानी चैनल प्रोटीन देता है, और बहुत सारे क्या होते हैं कि चैनल प्रोटीन भी देते हैं, आयंस पंप देते हैं, क्लियर। फिर ये चैनल प्रोटीन फिर ये अंदर क्यों पाई जाती हैं, ये तो गलीमत ये मानिए कि हमारे बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जा रही हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करती है कि सेल मेम्ब्रेन को छेद करके लेकर के जाती है, मेम्ब्रेन आयंस को चैनल प्रोटीन बनाने के काम आती है। इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, अगर हमारे पास क्या होते हैं कि न्यूरॉन दो तरीके के होते हैं, एक माइलिनेटेड और एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा, माइलिनेटेड वाले या नॉन माइलिनेटेड, हमारे पास न्यूरॉन कौन से जरूरी है, माइलिन वाले कि नॉन माइलिनेटेड। न्यूरॉन कौन सा अच्छा है, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। चलो भैया बता, नॉन माइलिनेटेड। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सुनते हैं कैसे, अगर हमें क्या करना है कि माइलिन शीथ अगर ना हो तो कभी भी नर्व इंपल्स का कंडक्शन फास्ट नहीं हो पाएगा, क्लियर। माइलिनेटेड शीथ की वजह से हमारे अंदर साल्टेटरी कंडक्शन पाए जाते हैं। कैसे कंडक्शन, क्वेश्चन है अभी बताएंगे, क्लियर। हमारे नर्व इंपल्स में जो कंडक्शन होता है वो साल्टेटरी होता है, क्लियर, जंपिंग होती है वहां पे, फास्ट होता है बहुत ज्यादा, क्लियर। तब तो ये अच्छी बात है, नर्व इंपल्स कंडक्शन होना बहुत फास्ट होना चाहिए, नहीं तो इनको अभी हम मारे हैं 2 घंटे बाद रो रही हैं जब दर्द करेगा। समझ आई बात, यानी अगर हमें आपको कभी भी कोई भी टच किया तो हमें तुरंत पता चलता है ना। अब यहाँ पे हमने इनको टच किया, घर जाकर के तुम्हें लग रहा हो कि शायद किसी ने टच किया था क्या हमें। अब नर्व इंपल्स यहाँ धीरे 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 पहुंच रहा है, जब खाना खाने जा रहे हो तब तुम्हें रोना आ रहा है कि सर शायद किसी ने हमें मार दिया था। क्या ये अच्छी बात थी, नहीं। यानी ये चीजें होना बहुत जरूरी है, फास्ट कंडक्शन होना चाहिए, क्लियर। अभी डांट रहे हैं तुम लोगों को, 2 घंटे बाद रो रहे हो, अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, खाना खाते वक्त घर जाकर के हंस रहे हो, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर। दूसरा पॉइंट, फिर नॉन माइलिनेटेड क्या करता है,
90 से लेकर के 95% जो मेमोरी स्टोरेज होती है वो कौन करता है? नॉन माइलिनेटेड। जैसे अगर हम कोई भी बात अगर आपको बता रहे हैं तो आप उस चीज को पहले परसीव कर रहे हो, फिर उसको स्टोर भी करिए। पता चले एक कान से सुना, दूसरे कान से क्या बोला था पता ही नहीं चला। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आती, कब कोई चीज हमने सुना और हमने तुरंत भूल गए। वो इसी वजह से होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो स्टोर नहीं हो पाता। तो जो जितना ज्यादा डेवलप्ड होगा एरिया, क्लियर, यानी नॉन माइलिनेटेड वाला ही होगा। और नॉन माइलिनेटेड की सबसे खास बात क्या होती है? सबसे ज्यादा निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाएंगे उनके अंदर, यानी यही आगे चल करके ग्रे मैटर बनाता है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना ज्यादा ग्रे मैटर होगा उतनी ही उसकी इंटेलिजेंसी होगी। ये कभी जिंदगी में सुना था? नहीं सुना था? सुने थे कि नहीं ऐसी जिंदगी? ठीक है, नहीं सुना था, चलो अब सुनोगे, ठीक है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है? माइलिन सिर्फ बनती नहीं, निसेल्स ग्रेन्यूल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और यही आगे चलकर ग्रे मैटर बनाएंगे। अभी 20 मिनट बाद बताएंगे ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, क्लियर। पहले अभी न्यूरॉन के बारे में समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं कि यहाँ पर न्यूरोलेमा हमने बता दिया। अब हमने ये कहा कि जहां पे एक्सॉन खत्म होने वाले होते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम एक और है, सुन करके हैरान हो जाओगे, टीलोडेंड्राइट। सबसे ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजन पॉइंट क्या होता है? जब आपसे पूछा जाता है टीलोडेंड्राइट्स कहां पे प्रेजेंट होता है, लोगों को लगता है ये डेंड्राइट, सबसे रीजन ये वाला टीलो होगा। नहीं, समझ आ रही बात? यानी मोस्ट कंफ्यूजन पॉइंट क्या होता है कि एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट होता है ये वाला रीजन, ये इसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्राइट्स। टीलोडेंड्राइट्स के अंदर क्या होता है? ये साइनेप्टिक बटन की तरह एक बटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, तो यानी इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? बटन बोलते हैं, क्लियर। इनके अंदर क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। और इन्हीं के अंदर क्या भरा रहता है बताइए? न्यूरो ट्रांसमीटर भरा रहता है, क्लियर। यानी यही न्यूरोट्रांसमीटर भरे पड़े रहते हैं जो आगे हमें क्या करना है? ट्रांसफर करते हैं दूसरे न्यूरॉन के ऊपर। मैक्सिमम हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं, क्लियर, वो एक्सोडेंड्रॉन वाले होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सोडेंड्रॉन का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक साइटोन है, क्लियर, ये इनका डेंड्राइट्स, ये इनका डेंड्राइट्स, ये इनका एक्सॉन, क्लियर। दूसरा हमारे पास साइटोन ये रहा और ये इनका डेंड्राइट्स, ये इनका एक्सॉन, ये इनका एक्सॉन, क्लियर, ये इनका साइटोन है। मैक्सिमम जो होते हैं यहां पर एक रीजन का, एक न्यूरॉन का हमारे पास डेंड्रॉन वाला पार्ट और दूसरे हमारे पास किसके? एक्सॉन वाला पार्ट जहां पे मिलते हैं उसको बोलते हैं एक्सॉन डेंड्राइट्स साइनेप्टिक, क्लियर। क्या हमेशा एक ही जैसे होते हैं? नहीं, हमारे पास न्यूरॉन तो बहुत ज्यादा है ना, मिलियंस में न्यूरॉन है, तो जरूरी नहीं है कि यही एक ऐसा बने। हो सकता है एक न्यूरॉन आ रहा हो, इनसे आकर के अटैच्ड होकर के चला जाए, क्लियर। यानी एक का साइटोन, यानी एक का हम कह सकते हैं डेंड्रॉन और दूसरे का एक्सॉन आकर के सट करके चला जाए, चिपक करके। दूसरा पॉइंट ये भी तो हो सकता है कि ये इनसे आकर के बैच बना ले, यानी ये तीन तरीके के हुए कि नहीं? जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक डेंड्रॉन का इंड और एक्सॉन का ही इंड आकर के ही जुड़े, क्लियर। हो सकता है वो किसी से भी आकर के जुड़ जाता है, बट आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि एक न्यूरॉन का डेंड्रॉन वाला पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट ही आकर के जुड़ रहा है, क्लियर। आपके सिलेबस में इतना ही है, बाकी ये वाले आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी ये वाले आपके सिलेबस में नहीं है, समझ आई बात? तो हमें केवल और केवल इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है। पहले इतना डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद एक एक करके हम लिखवाएंगे सबके बारे में, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप लेबलिंग जहां पे जैसी है वैसे रखिएगा, ठीक है। एक एक वर्ड के बारे में हमें 3-3 लाइन लिखवानी है। कितने वर्ड? 3-3 टर्म लिखवाने हैं, वापिस बताएंगे, ठीक है। पहले डायग्राम बना लीजिए, हो सकता है डायग्राम बनाते बनाते थोड़ी बहुत बातें समझ में आए, क्लियर।